फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, है ना, मैं आप लोग को याद दिला देता हूं पिछले लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर का जो मैं टॉपिक लिखा था, कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, उसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। याद होगा जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये सब हुआ था, है ना। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, ये प्रीवियस सेकंड वाला है ना लेक्चर का, ठीक है। तो उसके बाद का आज बेसिकली लेक्चर, और बीच में जो वो लेक्चर आया था कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, वो मैं बताया था कि वो एक समराइज फॉर्म में मैं किया था और थोड़ा सा, है ना, कथा कहानी टाइप से उसको बहुत विस्तार पूर्वक मैं समझाया भी था इन सब चीजों को। इनफैक्ट जो आप लोग को 9th क्लास में जो एनसीईआरटी है उससे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हम लोग बाहर भी गए थे वहां पर, है ना, पिछले लेक्चर में कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। लेकिन इसलिए मुझको वहां जाना पड़ा बाहर थोड़ा सा, ताकि आप लोग को सही में, है ना, सही तरीके से फ्रांस की क्रांति के बारे में समझ में आ सके, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट करके लिखा गया, जिससे कि आपको लगेगा कि हुआ क्या है यहाँ पर, कुछ खास तो हुआ नहीं ना, नॉर्मल हुआ, नॉर्मल खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत खास था फ्रांस की क्रांति, वो आपको पिछला लेक्चर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो जब हम लोग पिछला लेक्चर, है ना, कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं जो भी पॉइंट्स रखा था, तो वो आज का लेक्चर और आने वाला अगला लेक्चर, ठीक है, ये दोनों लेक्चर है को बहुत अच्छे से वहां पर मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, है ना। लेकिन सिर्फ कहानी फॉर्म में, कुछ भी मैं, है ना, लिखने के लिए आप लोग को बोला भी नहीं था। इनफैक्ट जो बोर्ड पे लिखा हुआ था मैं अपने लिए हिंट टाइप से लिखा था, या आप लोग चाहते तो उसको हिंट फॉर्म में उतार सकते थे। तो आज हम लोग वही जो कल हम लोग, मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी को अब हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं ना, जो आप लोग को एग्जाम में लिखने में सहूलियत हो जिसकी वजह से। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रांस एबॉलिशेड मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, है ना। फ्रांस ने मोनार्की को स्थगित, एबॉलिश कर दिया। मोनार्की क्या होता है? वो राजतंत्र, ठीक है, और वहां गणतंत्र स्थापित हुई, है ना। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। यानी पहले हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की रहेगी, मतलब राजा भी रहेगा, राजतंत्र भी रहेगा, लेकिन वहां संवैधानिक राजतंत्र होगा। संवैधानिक राजतंत्र मतलब कि जो राजा है वो, है ना, उस पर अंकुश है ना, उस पर अंकुश है। कौन वो अंकुश लगा रहा है? संविधान अंकुश लगा रहा है ना। संविधान राजा का जो, है ना, क्या कह सकते हो, राजा का जो, है ना, अधिकार है उसको थोड़ा सा वो अंकुश कर रहा है ना, उसकी निरंकुशता को वो कम कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और मैं आप लोग को बताया भी था इनफैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और, है ना, किस फेमस जगह पर है? ब्रिटेन में आज तक है वो, है ना। ब्रिटेन में आप लोग जानते होंगे कि क्वीन रहती है, ठीक है। तो बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी हुआ, लेकिन, है ना, प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, है ना। प्रजा को लगा कि ये मतलब काफी नहीं है ये, ठीक है। तो उसी के बाद एक स्टेप फर्दर, है ना, वहां के नेता लोग गए, है ना। पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कहानी फॉर्म में। आज मैं उतना डिस्कस नहीं करने वाला, आज मैं बस पॉइंट्स आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट भी मैं पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि एक बार पिछले लेक्चर देख ही लो, है ना, अच्छा लगेगा। तो फिर शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, है ना। कौन नेता थे यार? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये सब थे, है ना, मीराबाउ, ठीक है, जॉर्जेस डैंटन, फिर एक न्यूज़पेपर राइटर थे जॉन पॉल मरात, है ना, उनकी हत्या कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो चलो आज पॉइंट वाइज देखते हैं। जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, है, लुईस 16 के पास भेजा गया साइन करने के लिए, तो मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि लुईस 16 तुरंत राजी नहीं हुए थे उसको साइन करने पे, है ना। याद होगा कि महिलाओं की पूरी क्राउड, है ना, क्या कहते हैं, उनके पैलेस ऑफ वर्साइल को घेर ली थी, ठीक है। उसके बाद, है ना, वो वहां के गार्ड को मारकर अंदर चले गए थे वो मॉब, है ना, और उसने, है ना, क्या कहते हैं, राजा को एक तरह से बंदी बना लिया और उसको वहां से मार्च करवा कर, है ना, क्या कहते हैं, पेरिस तक लाए थे, वर्साइल से पेरिस लाए थे, ठीक है। और ये भी बताया था मार्च जो कर रहे थे, तो, है ना, उनके गार्ड्स का, है ना, सर कटा हुआ टंगा हुआ था पाइप्स पर, ठीक है। तो वो बहुत भयावह, है ना, कंडीशन हो गया था। फिर राजा को, है ना, पेरिस में पैलेस ऑफ ट्यूरिलीज में, है, रखा गया था, एक बंदी ही के तौर पे, एक बंधक राजा ही था, है ना, लेकिन राजा था वो, ठीक है। तो हुआ क्या वहां पर? लुईस 16 had signed the constitution but he entered into secret negotiations with the king of Prussia। इसका मतलब क्या हुआ कि लुईस 16 ने तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में उसके सामने रखा गया था, ठीक, उस पर उसने साइन कर दिया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जिसका इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक, उस पर उसने साइन कर दिया और कह दिया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, लेकिन, है ना, चुपके से
उसने है ना क्या कहते हैं दूसरे राजा से नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना शुरू कर दी उसने। अब क्यों करेगा, उसको समझ में आ रहा था कि ये क्रांति हो गई है ना, ये एक तरह का बस रिवोल्ट नहीं है, दिस इज ए रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी, तो उसको लगा कि ये हो सकता है धीरे धीरे उसके सारे अधिकार को समाप्त तो किया जा ही रहा है, हो सकता है उसे गद्दी से भी निकाल दिया जाए। तो वो चाह रहा था कि दूसरे राजा से उसे मदद मिल सके। और आप लोग जान रहे हैं कि फ्रांस का वैवाहिक संबंध था बगल के है ना देश के राजा के साथ, किसका, ऑस्ट्रिया के राजा के साथ, है ना। बेसिकली लुई 16 की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। खैर, तो वो किंग ऑफ प्रशा, है ना, प्रशा एक राज्य था, है ना, फ्रांस के बगल में था, प्रशा, ऑस्ट्रिया, है ना, ये सब। यही प्रशा और ऑस्ट्रिया बाद में जाकर मिलकर जर्मनी बनता है। तो आज का मॉडर्न जो जर्मनी है ना, यही प्रशा ऑस्ट्रिया है ना मिलकर बनता है। ये आप लोग इनफैक्ट 10th क्लास में पढ़ोगे हिस्ट्री में, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। खैर, तो प्रशा हो गया। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फ्रांस, है ना। जो बगल के जो है क्या कहते हैं राज्य थे, जो देश थे, वहां के जो शासक थे वो भी घबराए हुए थे, है ना, कि फ्रांस में ये सब हो क्या रहा है, ठीक है, क्रांति हो रही है ना। तो उनको ये डर था कि आज जो वहां हो रहा है ना, वहां की जनता जो आज फ्रांस के राजा के साथ कर रही है, हो सकता है ना, कालांतर में हमारी जनता भी हमारे साथ कुछ वैसा ही है ना सुलूक करे, ठीक है। क्योंकि क्रांति की विचारधारा बहुत आग की तरफ फैल रही थी पूरी तरह यूरोप में, है ना। और उनका नारा भी था क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, भाईचारा का नारा था, ठीक है। और रिवॉल्यूशनरी जो थे, क्रांतिकारी जो थे फ्रांस के, वो दूसरे देशों के लोगों से भी, है ना, एक क्या कह सकते हो, आह्वान कर रहे थे कि आप भी अपने, है ना, देश में कुछ ऐसा ही करो। तो इसलिए बगल के देशों के जो राजा थे वो भी घबराए हुए थे फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। एंड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स टेकिंग प्लेस, ठीक है। और वो जो राजा थे उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि है ना अब हम लोग सेना भेजेंगे, ट्रूप्स मतलब सेना होता है, ताकि ये जो है ना क्रांतिकारी जो है ना इवेंट्स, घटनाएं हो रही है, उसको वो रोका जा सके। कितनी खतरनाक याद करो घटनाएं हुई थी, जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था। प्रिजनर सबको जो रखा गया था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को, तो साधारण भीड़ ही आई और सारे बंदियों को उन्होंने बहुत निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी, है ना, पिछले लेक्चर में मैं बताया था। तो उनको डर हो रहा था कि ये अराजकता जो है ना, एरिस्टोक्रेसी, ये अनार्की जो हो रहा है ना फ्रांस में, कहीं उनके देश में भी यह चीज ना पहुंच जाए, ये अराजकता है ना फैल ना जाए। तो इनसे वो लोग घबराए हुए थे और उन्होंने सेना भेजने की, है ना, स्टार्ट कर दी थी। और है ना राजा भी उनसे मदद मांग रहे थे, ठीक है। बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि ये सब वो जो सोच रहे थे ये कर पाए, है ना, नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी, है ना, उसने है ना क्या कहते हैं पहले है ना डिक्लेयर कर दिया वार, है ना, वार मतलब युद्ध, ठीक है। कब, 1792 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वार अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना। ये ऑस्ट्रिया बाबू, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट। अब देखो हुआ क्या, है ना, क्रांतिकारियों को ये बात की भनक, है ना, मालूम चल गई कि राजा है ना बात कर रहा है दूसरे देश के राजाओं के साथ, और दूसरे देश के राजा भी है ना सेना की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पता तो चल ही जाता है। तो इन्होंने कहा कि इससे पहले वो आक्रमण करे, हम लोग खुद है ना क्या कहते हैं एक ऑफेंसिव आक्रमण करें, है ना, मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये आप लोग जानते हो, है ना। तो इससे पहले कि हम डिफेंसिव वे में आए, तो इससे अच्छा है कि पहले ऑफेंसिव वे में आक्रमण कर दें। अब उस टाइम जो नेशनल असेंबली के जो इम्पोर्टेंट एक लीडर है ना के तौर पे कह सकते हो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। याद करो, वो स्टार्टिंग में इस वार के खिलाफ था। उसने कहा कि अभी फ्रांस इस हालात में नहीं है कि वो एक युद्ध कर सके, ठीक है, लेकिन फिर भी वो युद्ध हुआ, है ना। बाकी लोग है ना क्या कहते हैं कि नहीं युद्ध तो होना चाहिए, ठीक है। तो है ना युद्ध स्टार्ट हो गया 1792 में। अब देखो युद्ध तो स्टार्ट हो गया, अब सेना चाहिए वहां पर, है ना, बहुत ज्यादा सेना की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग आक्रमण कर रहे हैं, प्रशा भी कर रहे हैं दूसरे जगह से, ऑस्ट्रिया दूसरे जगह से कर रहे हैं, फिर साउथ से है ना क्या कहते हैं ब्रिटिश है ना नेवी भी है ना आक्रमण करना शुरू कर दी थी। अब 3 फ्रंट पे युद्ध चल रहा है, तो 3 फ्रंट पे अलग अलग सेना चाहिए होगी, ठीक है। उन लोग का तो अपना एक देश ही है, लेकिन यहाँ पे एक देश को 3 जगह है से संभालना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के एक और जो दोस्त थे, है ना, याद करो पिछले लेक्चर में बताया था, जॉर्ज डेंटन, है ना, वो फिर है ना क्या कहते हैं लाइमलाइट में आते हैं। उनका है ना वक्तव्य जो स्पीकिंग स्किल्स थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसने मास मोबिलाइजेशन करना शुरू किया, है ना, लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि आप लोगों की जरूरत है, जो भी है ना क्या कहते हैं हट्टे कट्टे लोग हैं, आप लोग आइए सेना में भर्ती होइए, है ना, मतलब वॉलंटियर कीजिए,
खुद की इच्छा पर, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पीपुल सॉ दिस वार एज ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप, है ना। पूरे यूरोप में जो भी जनता थी, है ना, वो इस वार को, है ना, अलग नजरिए से देख रही थी, क्योंकि ये वार एक ऐसा नहीं था कि, है ना, दो देश के बीच लड़ाई हो रहा है ना, कुछ जमीन हथियाने के लिए, ये ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर लड़ाई किस लिए हो रही थी? यहाँ पे लड़ाई हो रही थी एक जनता और एक राजा के बीच, ठीक है। मतलब जनता और राजा एक दूसरे के खिलाफ थे यहाँ पर। तो चाहे फ्रांस के लोग हो, फ्रांस की जनता हो, या दूसरे देश की भी जनता हो, है ना, दूसरे राज्य की जनता हो, ये सारे इस लड़ाई को, इस युद्ध को अलग नजरिए से देख रहे थे, ठीक है। ये देख रहे थे कि कैसे एक राजा अपने प्रजा को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकता है, ठीक है, और वो भी ना दूसरे देश के प्रजा को कुचलने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या कहते हैं, फ्रांस की जो जनता थी वो उसमें नहीं होता, नेशनलाइजेशन वाला जो फीलिंग होता है ना, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये बहुत भयंकर, है ना, भावना जागृत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो इन लोग का चलने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स केम फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, है ना। और ये जो वजह थी, है ना, लोग जो इस युद्ध को जिस नजरिया से देख रहे हैं, या जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया जॉर्ज डैंटन की वजह से, मास मोबिलाइजेशन का, तो बहुत हजारों की तादाद में, है ना, हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स अलग अलग प्रोविंस से आने लगे पेरिस में, है ना, ताकि वो आर्मी में ज्वाइन कर सके और अपना, है ना, सहयोग प्रदान कर सके, ठीक है। तो देख लो, मतलब मास मोबिलाइजेशन इसी को कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है ना, अब युद्ध होने जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है ना, जो कि इस संदर्भ में थोड़ा सा हट कर है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैट्रियोटिक सॉन्ग मार्शियलीज, ठीक है, स्पेलिंग भाई देख लो, MARSEILLAISE, है ना, कुछ फ्रेंच वर्ड है। ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है ना, जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति जो गीत है, ये है ना, क्या कहता है, उसी टाइम, है ना, जिस टाइम ये हरकत हो रही थी, उसी टाइम है ना, क्या कहता है, रॉगेट डी लिजल, फ्रेंच नाम में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रॉगेट डी लिजल के द्वारा लिखा गया था ये, क्या कहता है, गाना। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज, है ना। मार्सिलीज एक प्रोविंस है फ्रांस में, ठीक है, एक तो छोटा सा टुकड़ा, मतलब राज्य कह सकते हो फ्रांस के अंदर में, ठीक है। वहां से जब वॉलंटियर्स, है ना, क्या कहते हैं, पेरिस की ओर जब जा रहे थे, तो वो साथ में ये गाना, है ना, गाना शुरू कर दिए, ठीक। और ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, मतलब देशभक्ति गीत थी, ठीक है। तो है ना, और ये किसने लिखा था? रॉगेट डी लिजल। और चूंकि, है ना, मार्सिलीज एक प्रोविंस था, वहां से जो लोग आ रहे थे, वो इन लोगों ने गाना शुरू कर दिया, तो उस गाने का नाम भी, है ना, उसी, है ना, प्रोविंस से मिलकर बन गया, ठीक है, मार्सिलाइज। एज दे मार्च इनटू पेरिस, है ना, देख सकते हो। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज एज दे मार्च इनटू पेरिस, विच इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और ये जो गाना जो उस टाइम जो पहली बार गाया गया था, वो आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रीय गाना। जैसे कि, है ना, वंदे मातरम जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, फिर नेशनल एंथम जैसे जन गण मन है, तो वंदे मातरम भी याद होगा कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो समझ लो, आजादी से बहुत पहले बार गाया गया था, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बुकमार्क हो जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। उसी तरह से ये हिस्टोरिकल बुकमार्क हो गया, तो ये गाना आज नेशनल एंथम है। तो आप लोग ये चीज समझ गए हो कि, है ना, युद्ध स्टार्ट हो चुका है, किसके बीच? फ्रांस की जनता के बीच, है ना। फ्रांस का राजा यहाँ सहयोग नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखावटी रूप से दे रहा है, अंदर से एकदम वो खुद, है ना, मिला हुआ है दूसरे देश के राजाओं के साथ। तो उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। तो बेसिकली जब ये युद्ध शुरू हुआ, है ना, पिछले लेक्चर में मैं ये सब सारी चीजें डिस्कस कर चुका था। तो जब ये युद्ध, है ना, शुरू हुआ, तो फ्रांस का हालात थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल था, है ना, वो हर जगह से हारने लगी थी, ठीक है। इनफैक्ट, है ना, हारते हारते, है ना, क्या ऑस्ट्रिया की जो सेना थी और प्रशिया की जो सेना थी, वो लगभग पेरिस से कुछ ही मील दूर, है, तक पहुंच गई थी, ठीक है। मतलब बहुत खतरा था कि पेरिस हाथ से जा सकता था, लेकिन उसी टाइम में, ना, क्या कहते हैं, लोगों में और, है ना, भयंकर, है ना, जोश आ गया, तो वो लोग और अच्छे से करने लगे, ठीक है, युद्ध। और साथ ही में उसी टाइम नेपोलियन, है ना, क्या कहते हैं, एक यंग, है ना, सेनापति था, जो कि बाद में नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत फेमस, है ना, डिक्टेटर बना था फ्रांस का, है ना, वो भी राजा बना था। तो उसने ना लीड जब करना शुरू किया, तो फिर फ्रांस का हालात थोड़ा सा सुधरता गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ, है ना। मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ, है ना, पॉइंट से हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर से मैं यही कहूंगा
कि बहुत विस्तार पूर्वक इसको मैं बताया था। यहाँ पे तो मुझको है ना अच्छा भी नहीं लग रहा, बहुत कम है ना पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट आपको तभी आएगा जब वो लेक्चर आप लोग देखोगे ना, कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, वहाँ बहुत अच्छे से मैं यहाँ जो मतलब कि 10 मिनट में मैं जो बता दूंगा, वहां समझ लो वो चीज में 40-50 मिनट में बताया था। कितना इंटरेस्टिंग वे में कहानी आगे बढ़ी थी, है ना। यहाँ तो बहुत सिंपल चीज है, हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, है ना। युद्ध हो गया था, ठीक है, युद्ध हो रहा था उधर, और फिर देखते हैं इधर क्या हो रहा था फ्रांस में। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। ये जो 1791 की जो संविधान बनी थी, उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे ओनली जो है ना अमीर तबके के लोग हैं उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स मिला था। पॉलिटिकल राइट्स क्या है, तो राइट टू वोट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पॉलिटिकल राइट आता है ना। आपको याद होगा कि जो लोग है ना, मैं उसके पहले लेक्चर में बताया था कि जो लोग है ना क्या कहते हैं 3 दिन की मजदूरी से ज्यादा टैक्स देते हैं, ठीक है, वही लोगों को राइट टू वोट है ना, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, और बाकी लोग पैसिव सिटीजन्स में आते थे जो वोट नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब मैक्सिमम लोग तो उस टाइम गरीब थे, वो लोग कहां से टैक्स देंगे इतना, तो है ना क्या कहता है ना, जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनको कोई है ना अधिकार मिल ही नहीं पाया था अभी भी। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को है ना अधिकार मिला हुआ था। तो इससे लोग है ना क्या कहता है, जो साधारण जनता जो कि सबसे ज्यादा थी वहां पे, वो अभी भी है ना खुश नहीं थी, है ना, वो अभी भी नाखुश थी कि क्रांति हुई, लेकिन है ना क्या तो उतने अच्छे से नहीं हो पाई। और स्टार्टिंग में आप लोग देख भी रहोगे जो क्रांति जो लीड कर रहे थे, जो लोग मीराबाई एबीसीएस ये सब है ना, वो लोग खुद नोबल फैमिली से आते थे, ठीक है। तो अब जब है ना लीडरशिप आएगा, जब हम लोग ये क्लब देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अब है ना जो कॉमन लोग हैं वो लोग अब लीड करने लगे हैं क्रांति को, है ना। वो पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कि जब उनको मन करता था तब किसी को एकदम ग्रुप में निकलते थे, राजा को बंदी बना के लेते आए, सबको मार दिए बंदी गृह में, ठीक है। तो ये सब अब है ना कॉमन लोग ज्यादा करने लगे थे। खैर आगे वाला पॉइंट देखते हैं। पॉलिटिकल क्लब्स है ना, पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल who wished to discuss government policies and plan their own forms of action, ठीक है। वहां गवर्नमेंट तो बन गई थी नेशनल असेंबली से, लेकिन अभी भी लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, तो सब लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू किया, ठीक है, जहां पर वो है ना क्या कहते हैं डिस्कस कर सके कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी चल रही है, उनको कैसे करना चाहिए सही, है ना, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में था, कॉमन पीपल के हाथ में था, और कोई ठोस सरकार वहां नहीं बनी थी अभी तक। तो है ना क्या कहता है, फिर उसके बाद कैसा एक्शन लिया जाए, ये सब मैंने डिस्कस करने के लिए लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे थे, है ना। इंपॉर्टेंट क्लब जो इसमें आता है वो जैकोबिन क्लब आता है, फिर गिरोंडिन्स आता है, फिर है ना माउंटेन ग्रुप, ऐसे करके बहुत सारे क्लब्स थे, ठीक है। पॉलिटिकल बॉडी भी कह सकते हो, जैसे आज भाजपा कांग्रेस होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे फेमस था वो जैकोबिन क्लब था, है ना, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व थे ये जैकोबिन क्लब में था। तो इसलिए जैकोबिन क्लब ही है ना लगभग क्रांति को है ना क्या कहते हैं, है ना विस्तार पूर्वक है ना उसको निर्धारित कर रहा था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट या एक्सप्लेन अबाउट जैकोबिन क्लब या राइट सम पॉइंट्स अबाउट जैकोबिन क्लब, तो ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग का 3-4 पॉइंट मैं बता दूंगा कहाँ तक, है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ तक जैकोबिन क्लब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन थे जैकोबिन क्लब्स में। तो द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी है ना सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो जैकोबिन क्लब में मैक्सिमम रहते थे, ठीक है। अब लेस प्रॉस्पेरस कौन हो सकते हैं आप लोग समझ सकते हो, जैसे जो सर्वेंट्स हो गए, जो स्मॉल है ना पीजेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, ठीक है, स्मॉल आर्टिसंस हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, तो ये सब है ना नीचे तबके के लोग, ठीक है, गरीब लोग हैं, ज्यादातर यही लोग जैकोबिन क्लब में रहते थे, ठीक है। और इन्हीं लोगों की संख्या ज्यादा थी समाज में। आप लोग जान लो थर्ड स्टेट वाले में जो सबसे गरीब लोग थे, पढ़े लिखे तो बहुत कम ही हुए थे अभी तक। तो देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनके जो नेता थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, है ना। याद होगा कि पिछले लेक्चर में ना क्या कहते हैं मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कैसे स्टार्टिंग में ये हीरो टाइप का लगता था, लोग इसको द इनकरप्टिबल कहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना क्या कहते हैं लोग इससे तंग आ गए थे, है ना। मैं एक डायलॉग इनफैक्ट शायद बोला था कि कोई बैटमैन है ना द डार्क नाइट का, कि either die as a hero or you live long enough to see yourself become a villain, ठीक है। तो ये इस पे लागू होता था ये डायलॉग, है ना, समझाया भी था मैं पिछले लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो। तो ये है ना यहाँ तो कुछ नहीं है ज्यादा इसके बारे में भी। फिर देखो ये लीडर थे इसके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फिर जैकोबिन्स स्टार्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना। जैकोबिन्स स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, है ना, लगेगा कि बकवास है चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकोबिन्स स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स एंड केम टू बी नोन एज द सांस कुलोटिस, ठीक है।
जैकोबिन जो ये जो गरीब तबके के लोग हैं, इन्होंने ना क्या कहते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का कपड़ा पहनना शुरू किया है ना, लॉन्ग ट्राउजर्स मतलब जो पैर के नीचे तक है ना, जो एंकल होता है वहां तक जो जाता है पैर तक है ना। पहले क्या होता था कि जो फ्रांस में जो एक है ना ट्रेंड था है ना, अपना नहीं होता है हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना, क्या कहते हैं कैसे पहनते थे, घुटने तक का कपड़ा पहनते थे है ना, वहां पर उसको काट दिया जाता था, ठीक है, घुटने तक का पहनते थे। लेकिन अब क्या हुआ स्टार्ट, इन लोगों ने कहा कि नहीं, उन लोगों से अब हम लोग को है ना क्या कहता है खुद को अलग दर्शाना है, ठीक है, और ये भी दिखाना है कि अब आप लोग का पावर नहीं रहा है ना। तो इन लोगों ने एक नया फैशन टाइप से बनाना शुरू किया, जो कि पूरे पैर तक है ना, नीचे पैर तक है ना ट्राउजर पहना करते थे, और आजकल तो सब लोग ये पहनते हैं ना। ये घुटनों तक का जो रहता था वो 19वीं सेंचुरी में ही है ना, ये वो फैशन खत्म हो चुका था, ठीक है। तो दे केम टू बी नोन एज सांस कुलोटिस है ना, ये फ्रेंच में वर्ड है। ये जो पूरे है ना पैर तक जो पहनते थे ये जैकोबिन क्लब वाले लोग, गरीब वाले लोग, ठीक है, इन लोगों को सांस कुलोटिस भी कहा जाने लगा है ना। सांस कुलोटिस का लिटरल मीनिंग जो होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज है ना, जिनका नी ब्रीचेज नहीं है, नी ब्रीचेज का मतलब जो घुटने पे फटा हुआ नहीं है जो कपड़ा है ना, उसके नीचे तक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांस कुलोटिस का मतलब क्या होता है, एक नंबर पे कभी कभी डिस्क्राइब करने के लिए वो पूछ लेता है। अब देखो आगे क्या हुआ, जैकोबिन क्लब ने आगे क्या किया, ऑन अगस्त 10 है ना, वहां पर क्या हुआ था ना कि आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो लोग ऐसे बौखला गए थे, ठीक है। तो इन सब की वजह से उन लोगों ने कहा कि ना कुछ है ना फिर से कुछ है ना मारामारी करना चाहिए, तभी ना है ना सरकार है ना हम लोग पर ध्यान देगी, ठीक है। और उस टाइम भी एक और चीज हुआ था है ना, पिछले लेक्चर में बताया था बहुत अच्छे से कि राजा है ना वहां से भागना है ना, डिस्गाइज होकर पूरा फैमिली भागने की कोशिश किया, लेकिन है ना बॉर्डर से थोड़ी देर पहले ही लोग उसको पहचान के है ना वापस लेते आए, ठीक है। और फिर उसके बाद लोग उसको समझने लगे कि अभी तक तो कम से कम फ्रांस में था, तो ये तो भागने की कोशिश कर रहा है, यानी राजा प्रजा को छोड़ के भाग रहा है, तो प्रजा राजा के खिलाफ हो गई थी, ठीक है। तो अब राजा से बिल्कुल नफरत करने लगी थी, और लोगों को ये भी मालूम चल गया था राजा है ना दूसरे देश को मदद कर रहे हैं ना, कि है ना कैसे है ना क्या कहते हैं अंदर आया जा सके, नहीं होता है कि गुप्त सूचना दे रहा है, ठीक है, राजा दूसरे देश वाले के साथ, जिसकी वजह से वो लोग लड़ाई में जीतते जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए राजा का थोड़ा सा इमेज बहुत डाउन हो गया था, लोग अब उनसे नफरत करने लगे थे, खासकर जो सबसे गरीब तबके के लोग थे। तो हुआ क्या, 10 अगस्त को है ना 1792 की बात हो रही है सर, दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलिडीज है ना। ये देखो पेरिस में है ना क्या कहते हैं, ये पेरिस था, पहले बेसिकली राजा लोग यहीं रहा करते थे, लेकिन लुई 14 है ना वर्साइड में शिफ्ट हो गए थे कि कौन पेरिस में है ना गरीब लोगों के बीच रहे और है ना उनको देखे है ना, एक अपना अलग नगर बसाओ जहाँ पे सब अमीर लोग हैं, सब खुशहाली है, हरा भरा पार्टी उठी किया जाएगा। तो वही लोग वहां पर करते थे, उन लोगों को गरीब लोगों से मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो फिर वही गरीब लोग क्या किए थे, मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो लोग राजा को है ना बंधक बना के मार्च करवा के यहाँ पे लेते आए थे, ना तुम लोग को यहीं रहना है, पेरिस में देखना है हम लोगों के बीच, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ ट्यूलिडीज को है ना क्या ध्वस्त करने की कोशिश की है ना, फिर वही काम किया उन्होंने, किंग के राजा के जो गार्ड्स थे उनको है ना मार दिया उन्होंने फिर से, और राजा एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को खुद उन लोगों ने क्या किया बंधक के रूप में बहुत घंटों तक रखा, ठीक है, राजा को है ना, बस है ना भीड़ थी, मतलब कोई भीड़ है ना किसी के नहीं होता है कि कोई लोग कहा कि ये करो तो है ना क्या कहते हैं हम करके आ गए, ऐसा नहीं हुआ, तो वो अपने मन से सब कुछ कर रही है, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो ये हुआ, अब राजा वहां से फिर है ना क्या हुआ कि हम बहुत डर गया, फिर जैसे उसको थोड़ा सा टाइम मिला वो भागकर नेशनल असेंबली में पहुंच गया, और नेशनल असेंबली पहले से उसको खोज रही है कि तुमने बहुत गद्दारी की हो, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया उसे मतलब कि उसको बंदी बना लिया राजा को, कैसे देखो, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली है ना, लास्ट में क्या किया नेशनल असेंबली ने वोट किया कि नहीं अब ये रॉयल फैमिली को आप बंदी बना लो, ये लोग बहुत खतरा हो गया फ्रांस के लिए भी और फ्रांस की क्रांति के लिए भी है ना, ये गुप्त सूचना दूसरे देश के पास भेज रहे हैं, तो गद्दारी है, अब गद्दारी की सजा तो मौत ही होती है, ठीक है, तो इसको मौत भी मिलेगा आगे जाकर। फिर क्या हुआ है ना, रॉयल फैमिली को जैसे इम्प्रिजन किया गया, जैसे राजा को बंदी बना गया, अब एक तरह से कह सकते हो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो चल रहा था है ना, नाम का चल रहा था, वो तो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है ना, अब राजा ही है ना क्या कहते हैं जब नहीं है तो मोनार्की क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहीं पर खत्म होता है, जैसे ही बंदी बनाया गया राजा को, उसके बाद है ना मोनार्की पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक आप लोग जानते हैं जिसमें कि प्रजा अपने प्रतिनिधि को चुनता है ना, गणतंत्र जो कि आजकल ना बहुत सारे देशों में है, जैसे इंडिया में है ना गणतंत्र है, ठीक है। कब हुआ था रिपब्लिक इंडिया? 26 जनवरी 1950 में, जानते होंगे आप लोग।
ठीक है। तो लेटर द इलेक्शंस वर हेल्ड, ठीक है। अब है ना क्या कहते हैं, गणतंत्र तो खत्म हो चुका है, तो इलेक्शन है ना फिर से करवाया गया, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल मतलब है कि पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1791 में, उसमें आप लोगों ने देखा कुछ एक्टिव सिटीजन्स होते थे, कुछ पैसिव सिटीजन्स होते थे। पैसिव सिटीजन्स को है ना राइट टू वोट नहीं था, ठीक है, औरतों को नहीं था, बच्चों को नहीं था। लेकिन जो है ना 21 साल से बड़े जो आदमी भी थे, जो मैन थे, उनको भी बहुत सारे को वोट नहीं था। किस आधार पे था, वो टैक्स के आधार पे था, आप लोग पढ़े होंगे पिछले लेक्चर्स में। तो अब क्या हुआ कि नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई भी गरीब हो या कैसा भी हो, लेकिन आदमी होना चाहिए और 21 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 21 साल या 21 साल से बड़ा, सबको अब राइट टू वोट है, सब लोग अब वोटिंग है ना कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो ये यहाँ पे सुधार हुआ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। ये जो नया असेंबली जो इलेक्ट हुआ है ना, लोगों ने इलेक्शन जो किया, ठीक है। और इलेक्शन कैसे होता था ये आप लोग को मैं पिछले के पिछले लेक्चर में बता चुका था, ठीक है। कि कुछ लोग है ना एक्टिव सिटीजन्स है ना, कुछ लोगों को चुनते थे, 50,000 इलेक्टेड लोगों को, ये लोग है ना क्या कहते हैं फिर नेशनल असेंबली को चुना करते थे। तो ये जो नेशनल असेंबली बनी, इसको एक नया नाम दिया गया कन्वेंशन, है ना, नाम याद रखना, द कन्वेंशन, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792, है ना, 21 सितंबर 1792, चूंकि अब राजा बंदी बना ही दिया गया है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ने क्या किया, इट एबॉलिश द मोनार्की, उसने राजतंत्र को बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया, एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, किसने, द कन्वेंशन ने। और फिर उसके बाद उसने राजा का है ना मुकदमा किया कोर्ट में, और कोर्ट ने ना तुरंत बोला कि है ना ये है ना गद्दारी इसने की है, तो फिर बाद में इन्हें मौत की सजा हुई, ठीक है। गिलोटिन कर दिया गया। ये गिलोटिन क्या होता था, पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, अगले लेक्चर में फिर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जब हम लोग आतंक का काल पढ़ेंगे, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। ये भी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पॉइंट वाइज है ना अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर है ना राजा को है ना गिलोटिन कर दिया गया, फिर 6 महीने के बाद उनकी रानी है ना मैरी एंटोनेट को भी गिलोटिन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं फ्रांस में मोनार्की एबॉलिश हो चुका है, अब गणतंत्र स्थापित हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश है ना ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। नेपोलियन जैसे ही आते हैं फिर ये है ना वापस राजा पद्धति स्टार्ट हो जाता है। खैर ये सब तो बात की बात है, ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं है ज्यादा 9th क्लास में। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेन ऑफ टेरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग नोट कीजिए इसको। हैव ए नाइस डे। वो लेक्चर जरूर देख लेना, कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तब मजा आएगा ये सब लेक्चर्स देखने में आगे वाले। तो फिर हैव ए नाइस डे।